नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, जैसे कोई भी वायर है उसमें से अगर करंट फ्लो करता है, उसमें अगर वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वायर में थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है। किसी भी वायर को आप टच कर सकते हो जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मोबाइल का चार्जर ले लो, प्रेस का वायर ले लो, बड़ी केबल ले लो, और वो सारे इक्विपमेंट, गीजर आपने देखा हो उसका वायर कभी टच करना, आयरन रॉड आप देखना जिसमें पानी गर्म करते हैं, उनके वायर काफ़ी गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं गर्म? क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। अब करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो फ्लो का अपोज करने में वहाँ पे लड़ाई दंगे हो जाते हैं। एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, लड़ाई दंगे स्टार्ट हो जाते हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं, वो जाने नहीं देंगे, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। यहाँ से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और यही हीट बाहर आ जाती है। तो हम प्रेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का नीचे वाला जो तलवा होता है वो गर्म हो जाता है। द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन गॉट हॉट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। बल्ब देखा होगा आप लोगों ने, लट्टू वाला बल्ब जो येलो कलर का जलता था, वो बल्ब अगर आप देखोगे उसको तो काफ़ी हीट हो जाए, उसको टच भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा ऑन करो फिर उसको टच करो तो टच नहीं कर पाओगे। रीजन इज दैट बिकॉज द रेजिस्टेंस जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। ओके, तो उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिखें थोड़ा सा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through any conductor then the conductor will oppose the flow of electric current, will oppose the flow of electric current. Due to this the heat is generated. हीट पैदा हो जाती है वहां पे, ड्यू टू हीट इज जनरेटेड। इफ रेजिस्टेंस इज हाई then large amount of heat will produce or generate high, then large amount of heat will generate. That is called the heating effect of electric current. That is called the heating effect of electric current. Heating effect of electric current मतलब करंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट जनरेट कर देती है। कहीं से भी कुछ भी चीज फ्लो करेगी, किसी भी कंडक्टर से थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट कर देगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो कम हीट जनरेट होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ये जो हीट जनरेट होती है ये क्या एनर्जी का एक फॉर्म है? यस, ऑफ कोर्स एनर्जी का एक फॉर्म है। और एनर्जी क्या वर्क डन से निकलती है? जितना वर्क किया उतनी एनर्जी आएगी, और जितना एनर्जी आएगी उतनी हीट है, इसका मतलब। सो वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हीट जनरेटेड।
तो हीट जनरेटेड हमारा हो सकता है, हीट जनरेटेड विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन। जितना वर्क किया जाएगा उतनी हीट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, ये जो हीट है, ये जो हीट है ये वर्क डन के इक्वल है, लेकिन हमको पता है कि वर्क डन कितना होता था। वर्क डन, याद करो याद करो याद करो, ये एक बैटरी थी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, इधर नेगेटिव था, यहाँ से यहाँ ऐसे करंट फ्लो कर रहा था एक रेजिस्टेंस में। अब जितना मान लो इसने चार्ज क्यू फ्लो कराया और V वोल्ट की बैटरी है, तो इस V वोल्ट की बैटरी ने इस क्यू चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा वर्क, और जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा वर्क। ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा वर्क होगा, और ज़्यादा चार्ज है तो भी ज़्यादा वर्क होगा। तो वर्क हम कैसे निकालते थे इस केस में? वर्क हमारा आता था V इंटू क्यू से, याद करो, V इंटू क्यू से। तो वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए? V इंटू क्यू के इक्वल। बहुत बढ़िया। यहाँ से थोड़ा सा याद करिए, जो वर्क हमारा आता है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के द्वारा V मस्ट बी इक्वल्स टू I इंटू आर। ऑल्सो V नो, और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ से Q भी आ जाएगा निकल के, Q विल बी इक्वल्स टू I इंटू T। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब क्या करें? दोनों इक्वेशंस को, तीसरी और चौथी इक्वेशंस को उठा के रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। देखते हैं फिर क्या आता है रिजल्ट। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमको? वर्क विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? I स्क्वायर आर टी के। वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? I स्क्वायर आर टी के। वर्क हो जाएगा I स्क्वायर आर टी के। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या यही वर्क हीट बनाएगा? यही वर्क एनर्जी होगी, और यही वर्क हीट निकल के आएगा हमारा, जो किसी भी इक्विपमेंट में होगा। दिस वर्क इज इक्वल्स टू हीट जनरेटेड। जितनी हीट जनरेट हुई उसके बराबर होगा। हीट विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो फ्रॉम हेयर H विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर हीट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं, इसमें कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? जैसे कंक्लूजन, conclusions. First conclusion, heat is directly proportional to square of current. H directly proportional to I स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट हम लिखें तो सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर इंटू टी, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जिसमें भी ये इतना हीट जनरेट हो रही है उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और थर्ड क्या है? हीट, इसको लिख भी लेते हैं, चलो। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
resistance of the electrical appliance. Third point, heat produced directly depends on, मीन्स ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, directly depends on time t. So from here we can write this h directly proportional to t. तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी तक हमने की हैं। हीट के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अच्छा, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग बहुत ईजी तरीके से। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो होता क्या है, जितना ज़्यादा, मान लो मेरे पास आयरन है, अब अगर आप प्रेस को देखोगे तो उसमें इतना बड़ा ऐसा रेजिस्टेंस होता है इतना, और ये हीट ये उस प्रेस के नीचे लगा रहता है। प्रेस का आयरन का कुछ जो तलवा रहता है, जो नीचे वाला सरफेस होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से देखोगे और आपको टाइम मिले कभी, अगर आपको मौका मिल जाए तो घर की प्रेस को तोड़ के मत देखना, है ना। किसी इलेक्ट्रिकल वाले की शॉप पे चले जाना और देखना नीचे से कि कैसा है, उसमें है क्या क्या। उसमें आपको ऐसा एक वायर मिलेगा। एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है। कितनी हीट जनरेट होगी इसमें, I²RT। जितना इस रेजिस्टेंस का वायर है और जितना इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, वो सब है उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन of 200 watt, an electric iron of 200 watt, उसकी पावर दे रखी है इलेक्ट्रिक आयरन की 200 वाट है। अच्छा, एंड कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई, 220 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई, 220 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई से कनेक्टेड है क्या, वो इलेक्ट्रिक आयरन 220 वोल्ट ऑफ पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इफ इट रन्स फॉर 10 मिनट, 10 मिनट आपने अपने कपड़ों में प्रेस करने में लगाया, देन फाइंड द हीट जनरेटेड। कितनी टोटल हीट उसने जनरेट कर दी वो हमको निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखिए गिवन क्या क्या। वोल्टेज दे रखा है 220, पावर दे रखी है 200 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को हम 60 × 10 भी कर सकते हैं, मीन्स 600 सेकेंड भी कर सकते हैं। ये सब कुछ हमको पता है। वी नो कि जो हीट होती है I²RT होती है। करंट हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, टाइम हमको निकालना है। हीट हमको निकालना है, टाइम भी हमको पता है। ये पता है, ये दोनों नहीं पता, और ये हमको निकालना है। बहुत बढ़िया। हमको क्या पता है, हमको पावर पता है और पोटेंशियल पता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पावर होती है I²R, इसको नहीं लगाते, V × I वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। P हमको दे रखा है 200 और V दे रखा है 220। I निकल जाएगा, फ्रॉम हेयर I विल कम 200/220, 0 से 0 कट गया, और 10/11, ये आ गया करंट। इतना एम्पियर करंट है, इतना एम्पियर, बस इतना ही लिख देते हैं, सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना एम्पियर करंट है, बहुत बढ़िया। करंट मीन्स हमको I तो पता चल गया, R भी पता करना जरूरी है। क्या हमको ओम्स लॉ से ये पता है I × R होता है। V कितना है 220 वोल्ट, इनटू इक्वल्स टू I कितना है करंट
10/11 इंटू आर, यहाँ से आर निकल के आ जाएगा, आर देखो 0 से 0 कट गया, 22 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 224 ओम। इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया, करंट भी आ गया हमारे पास, करंट आ गया 10/11 एम्पियर, करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, टाइम हमको पहले से पता है, तो क्या हम इजीली उसमें हीट डेवलप निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर। ये आ गया, हीट डेवलप होता है I² RT। आई कितना है 10/11 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 242 इंटू टाइम कितना है 600, टाइम 600 है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 100/1 स्क्वायर खोल देंगे और इधर आ जाएगा 242 इंटू 600। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 242 इंटू 6 इंटू 10⁴/121। तो यहाँ से जो टोटल हीट डेवलप होके आएगी, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 24 2 एंड 12 14/121 इंटू 10⁵। ये क्या हीट है, जूल में आएगी हीट, है ना, जूल। अगर 144/122 को हम फर्दर सॉल्व करें, इसको हम फर्दर सॉल्व करें, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 1.19 इंटू 10⁵ जूल्स। तो उस प्रेस को हमने 10 मिनट तक चलाने में इतना हीट जनरेट कर दिया, इतना हीट जनरेट कर दिया, 1.19 इंटू 10⁵ जूल, इतना हीट जनरेट हुआ उस प्रेस को चलाने में। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है ना, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए ही पढ़ा है, क्योंकि इक्विपमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम वैसे इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कम से कम हीट जनरेट हो, मतलब रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो जो भी हमने पढ़ा है ना, वो इस हीट को निकालने के लिए पढ़ा है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू वेरी मच।